लाइट वाइट का इशू चलता रहेगा, छोड़िए उसको, आप लोग यहाँ फोकस कीजिए। सम नंबर 5 है, मिला होगा सभी को, है ना। सम्स को एक बार हम लोग केयरफुली पढ़ेंगे। आपको एक बात और बता दें, इम्पॉर्टेंट सम्स है, बहुत सारा कैलकुलेशन इसमें सीखने को मिल जाएगा आपको। और ऐसा नहीं बोल सकते, कभी कभी ये होता है कि इसमें बहुत सारा चीज आएगा तो लगता है वो ये मास्टर सम्स है। ऐसा मास्टर सम्स, स्टूडेंट सम्स कुछ होता नहीं है रियल में, क्योंकि आप कितना भी अच्छा सम्स बना लो उसमें चैप्टर का सब कुछ नहीं डाल सकते। समझ रहे मेरी बात? इसलिए ये बोल सकते हैं कि इसमें बहुत सारी कैलकुलेशन आपको सीखने को मिल जाएगी। इंक्रीज वगैरह आपका क्लियर हो ही गया होगा, है ना, रिडेम्पशन बाय बैक के। इंक्रीज क्लियर हो जाने के बाद भी कभी कभी क्या होता है, हम लोगों को अमाउंट में प्रॉब्लम होने लगता है, तो इसलिए अमाउंट की कैलकुलेशन कैसे लेनी है वो थोड़ा सा आप लोग इस सम्स में क्लियरली देख लीजिएगा। सम्स को एक बार पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम लोग इसको देखेंगे कि कैसे सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, पढ़ो, पढ़िए निकिता जी। तो सम्स अभी तक नहीं मिला है इनको, तुमको मिला? पढ़ो। The balance sheet of ABC Limited as on ओके, 31st. थोड़ा लाउडली पढ़ो। The balance sheet of ABC Limited as on 31st December 2016 was as follow. Balance sheet of ABC Limited: equity and liabilities, shareholder funds, share capital, reserve and surplus, money received against share warrants. अच्छा, एक बात मैं बता दूं आपको, सम्स के में एक जो बैलेंस शीट दी हुई है, इस बैलेंस शीट में पूरी फॉर्मेट फॉलो की गई है, समझ रहे हैं। अगर हमारे सॉल्यूशन में ये बोल दिया कि आप इसको सॉल्व करो इसकी जर्नल एंट्री करके और बैलेंस शीट भी बनाओ, तो आप ध्यान रखिएगा, मैंने पहले भी कहा है, फिर से एक बार बोल देता हूँ अगर कुछ लोग नहीं आए होंगे उस दिन, तो कि अगर कंपनी फाइनल अकाउंट को छोड़कर किसी अदर चैप्टर में आपको बैलेंस शीट बनाने के लिए बोले, तो आप सिर्फ बैलेंस शीट बनाने के समय वही सारे आइटम्स लिखोगे जो आपके सम्स में होगा। समझ रहे हैं? जैसे दिमाग में ये होता है ना कि कंपनी का बैलेंस शीट में तो पूरा एक फॉर्मेट है, तुमको पूरा लिखना पड़ेगा, पूरा हेडिंग देना पड़ेगा, चाहे उसका आइटम हो या ना हो। समझ रहे हैं मेरी बात? ये सारा का सारा सिस्टम हम लोग फॉलो करते हैं जब कंपनी फाइनल अकाउंट वाला चैप्टर बनाते हैं। तब कंपनी फाइनल अकाउंट वाले चैप्टर में हम लोगों को पीएल भी बनाना पड़ता है, स्टेटमेंट ऑफ पीएल, और हम लोगों को वहां पे बनाना पड़ता है बैलेंस शीट। समझ रहे हैं मेरी बात? तो वहां जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो आप उसका पूरा ढांचा तैयार करके लिखिएगा, पूरा हेडिंग दीजिएगा, आइटम हो या ना हो। समझ रहे हैं? लेकिन किसी दूसरे चैप्टर के साथ अगर आपको बोल दिया कि इसकी जर्नल भी करो और फिर इसका बैलेंस शीट भी बनाओ, तो मेरे हिसाब से उसमें जब आप बैलेंस शीट बनाओगे तो आप क्या करोगे, जितना आइटम आपके सम्स में रहेगा सिर्फ वही लिखकर बैलेंस शीट बनाओगे। समझ रहे हैं? जैसे इसी सम्स में देखो, जो आइटम नहीं है वो भी लिखा है और अमाउंट में डैश किया है। समझ रहे हैं मेरी बात? आप बोलोगे इससे गलत नहीं होगा, या मान लीजिए कहीं से आपको सुनने को मिल जाए, ये भी हो सकता है कहीं से सुनने को आपको मिल जाए कि ना ना बैलेंस शीट में तो कंपनी का पूरा दिखाना ही पड़ता है, तो आप खुद से एक बार सोच लीजिएगा। बच्चे नहीं हैं आप, बच्चे ही हैं लेकिन इतना आप सोच सकते हैं कि 10 नंबर का एक सम्स दिया गया, समझ रहे हैं, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर या बायबैक, उसमें आपको 6-7 एंट्रीज करनी है। 6-7 एंट्रीज के बाद कुछ वर्किंग भी करना पड़ सकता है, कैलकुलेशन हुआ तो। समझ रहे हैं? उसके बाद फिर आप बैलेंस शीट भी बनाओ, और बैलेंस शीट बनाने में आप पूरा फॉर्मेट फॉलो करो। और आपको ये बात भी पता है कि जब बैलेंस शीट बनता है कंपनी का तो उसके लिए भी कुछ नोट्स बनाने पड़ते हैं। तो आप समझ रहे हो कि 10 नंबर के लिए आप कितना ज्यादा काम करने जा रहे हो। इसलिए मेरे हिसाब से तो फाइनल एग्जाम में अगर इस चैप्टर का जर्नल दिया तो सिर्फ जर्नल ही देना चाहिए, समझे? बैलेंस शीट देना ही नहीं चाहिए। थोड़ा कैलकुलेशन दे दे एक्स्ट्रा बढ़ा के, वो सही है, बैलेंस शीट देना ही नहीं चाहिए। लेकिन इन केस अगर जर्नल भी दे दिया और बैलेंस शीट दे दिया तो बैलेंस शीट में हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा शॉर्टकट फॉलो करेंगे। समझ रहे हैं? और शॉर्टकट इन द सेंस सिर्फ वो आइटम के नाम नहीं लिखेंगे जो हमारे सम्स में नहीं होगा। क्लियर है? बात पहुंच रही ना वहां तक? अब देखिएगा,
अब बैलेंस शीट में आपके लायबिलिटीज में जो जो आइटम है वो आप देख लियो, शेयर कैपिटल है, रिजर्व एंड सरप्लस है, मेनली दो चीज है। बाकी जो नीचे सारा डैश ही किया हुआ है, लास्ट में आप देखोगे करंट लायबिलिटीज में आपके पास एक शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स भी नहीं है, वो डैश किया हुआ ट्रेड पेएबल है ना। ओके, इसके बाद आप देखोगे एसेट्स में, तो एसेट्स में मेंशन किया है नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट में आपका टेंजिबल एसेट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है। नीचे करंट एसेट्स में इन्वेंट्रीज है नहीं, करंट इन्वेस्टमेंट नहीं है, इन्वेंट्रीज है, ट्रेड रिसीवेबल है और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स है, ठीक है। ओके, अब इसके बाद नीचे आप देख रहे हो नोट्स ऑफ अकाउंट्स बना के दिया है, ये भी सम्स ही है। सम्स में भी क्या करेगा, बैलेंस शीट दिया है ना, बैलेंस शीट में आप देखो शेयर कैपिटल लिख दिया था, कितने का शेयर कैपिटल लिख दिया था, बोलिए 1,98,000। तो ये शेयर कैपिटल 1,98,000 में कितना इक्विटी शेयर है, कितना प्रेफरेंस शेयर है, ये भी तो पता होना चाहिए। रिजर्व एंड सरप्लस को डायरेक्ट लिख दिया, कितना 51,000 है ना। तो ये 51,000 में कौन कौन सा रिजर्व है वो भी तो पता होना चाहिए, इसलिए वो नीचे नोट्स बनाकर आपको देगा कि शेयर कैपिटल में क्या क्या है, रिजर्व एंड सरप्लस में क्या क्या है। देखिए नीचे दिख रहा है, शेयर कैपिटल में ऑथोराइज कैपिटल है। ऑथोराइज कैपिटल आपका 15,000 इक्विटी शेयर है और 10 रुपया ईच करके 1.5 लाख का, और 1,000 रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है 100 रुपया ईच करके, कितने का, 1 लाख का। ये ऑथोराइज है, वो फिक्स रहता है। हम लोग को अगर फिर से सब बैलेंस शीट बनाना हुआ तो ऑथोराइज को हम लोग एज यूजुअल ऐसे दिखा देते हैं, ठीक है। नीचे इशूड सब्सक्राइब एंड पेड अप देख लीजिएगा। इशूड सब्सक्राइब एंड पेड अप में 10,000 इक्विटी शेयर इसका इशू है, 10 ईच 1 लाख, और 1 लाख रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच है, लेकिन उसमें कॉल्स इन एरियर भी है। ये काम की लाइन है, देख लीजिएगा। कॉल्स इन एरियर कितना दिया ब्रैकेट में, ₹20 × 100 2,000 दिखा, और माइनस करके बाहर दिखा दिया 98,000। यहाँ पर आपको एक बात बताने की मिली है, मैं सम्स क्यों पढ़ता हूँ पता है आप लोगों को, क्योंकि सम्स पढ़ने से एक बार पूरा पिक्चर क्लियर हो जाता है कि सॉल्यूशन करने के समय किन किन बातों को ध्यान में रखना होगा। दूसरी बात क्या है, अभी जब हम लोग ये नोट्स पढ़ रहे हैं तो वहां पर देखा कि इसके पास, इस कंपनी के पास 1,000 प्रेफरेंस शेयर्स हैं 100 रुपया ईच करके, लेकिन नीचे डिटेल में पता क्या चला कि इसमें से कुछ शेयर्स अभी तक पूरे पेड अप नहीं हुए हैं, उसमें कॉल्स इन एरियर भी है। कितने शेयर्स, बस देख के बोल देते हो 20 रुपया है, 100 शेयर्स है, समझ रहे हैं। 100 शेयर्स पे अभी तक हम लोगों को फुल्ली पेमेंट नहीं मिला है, और जब आपने इसका रूल्स पढ़ा था तो उसमें आपको पढ़ाया गया था, लिखाया गया था, शायद किसी के ध्यान में हो, कि प्रेफरेंस शेयर्स को हम लोग तब तक रिडीम नहीं कर सकते हैं जब तक कि हमारा प्रेफरेंस शेयर फुल्ली पेड अप ना हो। तो हम लोग को समझ में क्या आया अभी तक कि हमारे पास 1,000 शेयर्स हैं, अगर रिडेम्पशन करने के लिए बोलेगा तो हम लोग 1,000 शेयर को रिडीम नहीं कर सकते। उसमें से 100 शेयर्स जो फुल्ली पेड अप नहीं है उसको हटाना पड़ेगा, और 1,000 में से 100 को हटाकर हम लोग सिर्फ 900 शेयर्स ही रिडीम कर सकते हैं, समझे। इसलिए हम लोग पूरा डिटेल में सम्स को पढ़ते हैं। इसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस में आप देखोगे जनरल रिजर्व है कितने का, 29,000 का दिख रहा है, और एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है कितने का, 22,000 का। तो इसका मतलब फंड में मेरे पास इतना पैसा है, जरूरत पड़ने पर हम लोग फंड से पैसा निकाल सकते हैं। क्लियर है, ओके। फंड से पैसा निकाल कर हम लोग क्या करते हैं, CRR क्रिएट करते हैं, है ना। ओके, अब नीचे का पैराग्राफ में कुछ बातें लिखी हुई हैं, देखते हैं इसको एक बार, पढ़िए। On 1st January 2017, fixed asset costing ₹20,000 were sold for ₹18,000. ओके, 2017 का डेट दिया है और जनवरी 1 बताया है ना। क्या बोला लाइन फिर से पढ़ो एक बार। Fixed asset costing ₹20,000 were sold for ₹18,000. ओके, 20,000 का एसेट था, उसको 18,000 में बेच दिया, फिक्स एसेट्स।
2000 का लॉस हुआ, और लॉस हम लोग कहाँ से एडजस्ट करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एंट्री याद है आपको? कर सकते हैं, लिखिए। अच्छा, एक और बात है, आपको याद होगा हमने कहा था एंट्रीज आप ऊपर नीचे कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं किस तरीके से करता हूँ याद है? मैं अपना एक सिस्टम फॉलो करता हूँ कि रिडेम्पशन हुआ है तो पहले ड्यू का एंट्री होगा, फिर प्रीमियम है तो प्रीमियम एडजस्ट होगा, फिर शेयर इशू होगा, सीआरआर क्रिएट होगा, एसेट बेचा जाएगा, फिर लास्ट में हम लोग पेमेंट वाली एंट्री करते हैं। समझ रहे हैं? तो अपने ऑर्डर से भी कर सकते हैं, या फिर मैंने कहा था कि अगर आपको ऊपर नीचे जो भी समझ में आए आप एंट्रीज को बनाकर कर सकते हो। खैर, तो ये एंट्री कर लेंगे हम लोग एसेट बेचने वाली। आगे की लाइन पढ़ लेते हैं, क्या लिखा है, पढ़िए। On that day, it was decided to redeem the preference shares at a premium of 20% by issuing sufficient number of equity shares, subject to leaving a balance of ₹10,000 in general reserve. ओके, पूरी लाइन समझ में आई? पहले भी आ चुका है इस तरीके का लाइन हम लोगों के पास में। कंपनी ने डिसाइड किया कि वो अपना प्रेफरेंस शेयर रिडीम करेगा, वो भी 20% के प्रीमियम में। देखिए वर्किंग नोट 1, अब आप देखिएगा आपको बात समझ में आएगी, सम्स एक्सप्लेन हो चुका है। वर्किंग नोट 1 दिखा, क्या लिखा है प्रियंका, पढ़ो। वर्किंग नोट 1 यहाँ पे देखिएगा लिखा है हमने, नंबर ऑफ शेयर रिडीम एज पर प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, 1000 शेयर्स था हम लोगों के पास, देखा? उसमें से 100 शेयर हम लोग रिडीम नहीं कर सकते एज पर रूल, क्योंकि वो फुल्ली पेड अप नहीं है। हम लोग कितना शेयर्स रिडीम कर सकते हैं? 900 शेयर्स। रेट है हम लोगों का 100 रुपया करके, 900 शेयर्स को 100 रुपए से मल्टीप्लाई करोगे, अमाउंट आएगा 90,000, और बोला है 20% के प्रीमियम में करना है, तो 90,000 का 20% आएगा 18,000। समझ रहे हैं? ये होगी ड्यू की एंट्री, यहां से हम लोग अपना एंट्री शुरू कर सकते हैं। चलिए लिखिए पहली एंट्री। तो सम्स में कोई और भी लाइन बचा था क्या? लास्ट लाइन। ओके, देख लेंगे हम लोग। प्रेफरेंस शेयर्स का कोई रेट भी दिया है? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से होगा? 900 इंटू 100, 90,000। लिख दे रहा हूं जिससे बाद में आपको कंफ्यूजन ना हो। प्रीमियम में बोला गया है 20%, तो आप 90,000 का 20% भी डायरेक्ट ले सकते हो, 18,000। या आप ऐसे सोच सकते हो कि 100 रुपया का प्रेफरेंस शेयर है, 20% प्रीमियम बोला है तो 20 रुपया प्रीमियम का होगा, बोल सकते हैं। 900 शेयर्स पे 20 रुपया करके प्रीमियम लिख दे रहे हैं, और दोनों को जोड़कर हम लोगों को पेमेंट कितना करना होगा? 1,08,000। Preference shares are due for redemption. क्लियर है? प्रीमियम में कितना? 18,000। प्रीमियम एडजस्ट करने के लिए भी हम लोग फंड से पैसा लेते हैं, है ना? हमारे पास सम्स में 2 फंड दिया था, एक जनरल रिजर्व और एक प्रॉफिट एंड लॉस। मैं प्रॉफिट एंड लॉस से ले लेता हूँ, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस में 22,000 रुपए है, दिखा? तो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस से लेकर प्रीमियम एडजस्ट कर लेते हैं।
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट। 18,000। आपके मन में अगर ये क्वेश्चन आएगा कि हम जनरल रिजर्व से ले सकते थे, बिल्कुल ले सकते थे, समझ रहे हो। लेकिन सम्स को पढ़ने के समय मैंने ध्यान दिया था, शायद आप लोग भी दिए होंगे, जनरल रिजर्व के साथ कुछ क्राइटेरिया फिक्स कर दिया था, इसलिए अभी मैंने उसको छोड़ दिया, समझ रहे हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन बीइंग प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन एडजस्टेड। चलिए, ड्यू का एंट्री भी हो गया और प्रीमियम एडजस्ट करने की एंट्री भी हो गई, ठीक है। अब आप एसेट भी बेच सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक था ना 20,000 का फिक्स एसेट था, उसको 18,000 में बेचा, 2,000 का लॉस हुआ, जो हम लोग एडजस्ट कर देंगे किससे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। और एंट्री क्या बनेगी, हाँ, ये जो एंट्री बता रही है ना, वो मैं बता दूं आपको। कुछ लोग ऐसा करते हैं, अगर आप सुन रहे हो मेरी बात तो ये एंट्री आप लोग एक बार बोर्ड पर देखिएगा जरा। ये मैंने लिखा बैंक अकाउंट डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट, ठीक है। बैंक अकाउंट में हम दे देंगे 18,000, क्योंकि 18,000 में बेचे हैं, पैसा आया। 2,000 का लॉस हम ट्रांसफर कर दिए प्रॉफिट एंड लॉस में, और एसेट मेरा गया कितने का, 20,000। ये मैं डायरेक्ट ट्रांसफर कर देता हूँ, समझ रहे हैं। कुछ लोग ऐसा भी करते हैं, अगर ऐसी एंट्री आपके पास आए तो कंफ्यूजन में मत पड़िएगा। लिखेंगे पहले बैंक अकाउंट डेबिट 18,000, जो लॉस हुआ है उसके लिए लिखेंगे लॉस ऑन सेल अकाउंट डेबिट 2,000 टू फिक्स एसेट्स अकाउंट 20,000, समझ रहे हैं। पहले लॉस ऑन सेल यहाँ लिखेंगे, लेकिन फिर उस लॉस ऑन सेल को प्रॉफिट में ही ट्रांसफर करेंगे। तो फिर एक एंट्री बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन सेल अकाउंट, समझ रहे हैं। तो हम इसका कंबाइंड एंट्री भी कर सकते हैं, इसलिए कंबाइंड बना के लिखते हैं। ये बातें बतानी जरूरी है, क्योंकि जैसे स्टूडेंट कोई भी हो, वो क्या है, 4 जगह पे देखता है चीजों को, 4 जगह से सीखता है। तो मान लो आपको दूसरे जगह भी कुछ देखने को मिले तो आपके मन में वहां पे डाउट ना हो, जैसे आपको लगे कि नहीं ये वाली चीज भी मेरे दिमाग में है, बताया गया है, समझ रहे हैं। कभी कभी स्टूडेंट क्या होता है कि 4-5 बुक से पढ़ता है, ऐसा हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं, जनरली ऐसा 1% स्टूडेंट होता है। लेकिन 4-5 बुक से पढ़ोगे तो तुम देखोगे ना, 4-5 बुक में एक ही सम्स को थोड़ा थोड़ा चेंज करके बनाता है, जिसमें भी कभी कभी कंफ्यूजन आ जाती है। एसेट्स, चलिए, अच्छा, एक सम्स में एक लाइन बच गया था लास्ट का भाई, उसको भी हम लोग थोड़ा देख लेते हैं, है ना। प्रेफरेंस शेयर्स बोला था कि 20% में आपको रिडीम करना है और एसेट बेचना है, वो तो कर लिए। लेकिन एक और लाइन था सम्स में कुछ लास्ट का, वो भी एक बार जरा आप लोग देख लीजिए, पढ़िए। All payments were made except to holders of 50 shares who could not be traced. और उसके बाद क्या लिखा है, You are required to pass necessary journal entries, prepare a balance sheet after entry. अब जो लोग इस लाइन का मतलब नहीं समझे वो जरा देख लें इधर एक बार हमारी तरफ। अभी तक आप जो भी सम्स करते थे उसमें हम लोग क्या करते थे जनरली, कि जितना भी प्रेफरेंस शेयर्स को ड्यू करते थे, ये ड्यू की एंट्री है, दिख रहा है। जैसे मेरा प्रेफरेंस शेयर होल्डर ड्यू कितने से हुआ, 1,08,000 से, तो हम लोग लास्ट में क्या करते थे, पेमेंट कर देते थे, कितना पूरा 1,08,000, मतलब जितना ड्यू होता था उतना पेमेंट हो जाता था। इस सम्स में एक लाइन अलग दिया है थोड़ा, क्या लाइन दिया है,
कि कुछ प्रेफरेंस शेयर होल्डर नहीं, एक प्रेफरेंस शेयर होल्डर ऐसा था जिसके पास 50 शेयर्स था, वो अभी तक मिल नहीं रहा है। समझे? जैसे कोई एक शेयर होल्डर है, मिल नहीं रहा है, उसको ट्रेस नहीं कर पा रहे हैं। तो जब तक ट्रेस नहीं करेंगे तब तक हम लोग उसका पैसा भी नहीं देंगे। समझ रहे हैं मेरी बात? इसलिए अभी सरकार जो है ना, इस पर बहुत अच्छे अच्छे नियम बनाते जा रही है। जैसे पहला ऐसा नहीं था। अच्छा, आप कुछ बोलोगे? नहीं सर, हम बोलने वाले। ओके, तो सुनिए हमारी बात। सरकार अभी इस पर कुछ अच्छे अच्छे नियम डे बाय डे बनाते जा रही है। पहले ऐसा था कि जैसे हम लोग इन्वेस्टमेंट वगैरह बहुत जगह करते थे ना, तो वहाँ पर नॉमिनी का नाम दिए तो ठीक है, नहीं दिए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। सिर्फ बोला जाता था कि आप एक नॉमिनी बना दीजिए, एक नॉमिनी बना दीजिए। अभी क्या है, ये मैंडेटरी होने लगा है हर जगह पे कि आप जैसे ही अपना इन्वेस्टमेंट शुरू करोगे, तुमको बोल दिया जाएगा पहले नॉमिनी का नाम वहां पर मेंशन होना चाहिए कि कल को तुमको कुछ भी हो जाए तो तुम्हारा पैसा उसको इजीली ट्रांसफर किया जा सके। समझ रहे हैं? नहीं तो बहुत सारे ऐसे लोग होते थे जो लोग पैसा बहुत जमा कर करके रखते थे, बताते नहीं थे, घर में ही नहीं बताते थे कि हमने यहाँ पर पैसा जमा करके रखा है। और खास करके मेल नेचर भी होता है, अगर मैं बताऊं तो वो नेचर क्यों होता है, क्योंकि उसको पता है कि हमको भैया जिम्मेदारी निभानी है। अगर हम सब बता देंगे मेरा पास इतना रुपया, घर वाला नोच के खा जाएगा, इसलिए और फिर जरूरत पड़ेगा तो फिर भी हम ही को नोचेगा, मैंने दोनों ही केस में हम नोचवाएंगे। लेकिन अभी फैक्ट है, अगर आप पूरा बता दोगे मेरा इतना पैसा ना, घर वाला पूरा पैसा तुम्हारा निकलवा लेगा। समझ रहे हो? अब फिर कमी पड़ेगा तो फिर तुम ही को बोलेगा ना, किसको बोलेगा? इसलिए एक नॉर्मल जनरली जानते हो मेल नेचर होता है, वो लोग कुछ पैसे रखते हैं ना तो रिजर्व रखते हैं, और ऐसे जगह पे रखते हैं बताते नहीं है जनरली किसी को, घर वालों को भी नहीं बताते। सोचते जब हमको एकदम इमरजेंसी पड़ेगा तो मैं ये वाला पैसा निकाल कर यूज करूंगा। समझ रहे हैं मेरी बात? लेकिन इसी चक्कर में कभी कभी वो लोग सलट जाते हैं। अब मान लो वो लोग जब सलट गए, फैक्ट फिगर है, तो वो जो पैसा उनका गुप्त खजाना था वो कहाँ जाएगा? आपको आप देख सकते हो डेटा, अभी तो गूगल का जमाना है। LIC के पास में अरबों अरबों रुपया पड़ा हुआ है जिसको कोई क्लेम करने वाला नहीं है। एक मैं सिंपल सी बात बता रहा हूँ, आप लोगों में से बहुत लोग ये बात जानते भी होंगे। बहुत रुपया पड़ा हुआ है जिसको कोई क्लेम करने वाला नहीं है। क्लेम मतलब समझ रहे हो कि कोई ये नहीं बोल रहा है कि मेरा जमा किया हुआ पैसा हमको दो, तो पड़ा हुआ है उसके पास में। और ऐसा नहीं है, तुम LIC करवाए हो अगर, तो वो तो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, जानते हैं आप। आपका टाइम पूरा हो जाएगा तो आपको क्लेम करना पड़ेगा कि मैंने इतने साल पैसे जमा किए, आप मेरे को दो। और क्लेम नहीं करोगे तो रखा रहेगा। समझे? बहुत समय के बाद, इसलिए तो गवर्नमेंट रूल ला रहा है ना कि तुम दूसरे का पैसा क्यों लेके रखे रहोगे, तुम उसको ढूंढो और ढूंढ के उसको पैसा दो, या उसके नॉमिनी को ढूंढो, कोई तो उसका लीगल ईयर होगा, उसको पैसा मिलना चाहिए। समझ रहे हैं? तो अच्छा, इससे एक चीज और है, ये थोड़ा सोशल वैल्यूज है, वो भी बता दे रहे हैं। जैसे लड़के लोगों का तो ये नेचर होता ही है, कुछ छुपा के रखता ही है पैसा लोग, और लड़कियों को भी ये जान के रखना चाहिए कि बाद में जैसे पूछ लेना अपना कहाँ रखे हो, छुपा के बताओ। समझ रहे हो? वो है उन लोगों के बाद में रहेगा ही। तो जैसे प्यार से पूछोगे उन्हें, अरे नहीं पता है कुछ तो रखे हो दबा के, कहाँ रखे हो? समझे? तुमसे पूछा है कौन बताया ये सब? सर हमारे बताते थे ये सब। फिर वो बोले वो कहाँ है? समझे? तुम बोलोगे अब नहीं रहे, बोले अच्छा है, अच्छा है, मर गया, मर जाने ने तो आज मेरे हाथ से मारा जाता है। खैर देखिए, बोलने का मतलब ये था कि ये एक सोशल थॉट है जो हमारे पास होना चाहिए। और अभी के समय में तो आप देखोगे ना, मैक्सिमम अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो वो लोग तुरंत बोल देता है कि अभी भैया नॉमिनी बनाइए, पहले नाम मेंशन कीजिए, तभी आपका डॉक्यूमेंट्री वर्क पूरा हो पाएगा। समझे?
अच्छा, तो यहाँ पे हमको पता चला कि एक शेयर होल्डर जिसके पास 50 शेयर था वो अभी तक हम लोगों को मिला नहीं है। इसका मतलब जब वो मिला नहीं है तो हम लोग लास्ट में उसका पेमेंट भी नहीं करेंगे, समझ रहे हैं। लेकिन वो हमारी लायबिलिटी बनी रहेगी, ध्यान रखिएगा। तो लास्ट में जब पेमेंट की एंट्री होगी ना तो पूरा 1,08,000 से नहीं होगा, इसमें वो 50 शेयर का पैसा कट के पेमेंट। क्लियर है? ओके। अब एक इंपॉर्टेंट बात सुनिए, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। हम लोगों से सबसे मेंशन किया था कि रिडेम्पशन करने के लिए आपको सफिशिएंट नंबर ऑफ शेयर्स इशू करना है। सफिशिएंट नंबर ऑफ शेयर मतलब जितना जरूरत है उतना ही करोगे, समझे। तो हम लोग पहले निकालेंगे नोट में कि हम लोगों को कितने शेयर्स इशू करने की जरूरत है। उसको मैंने नोट नंबर 2 में लिखा है, दिख रहा है? देखिए, पढ़ पाओगे निकेत? नोट नंबर 2 पढ़िए। Calculation for number of issue share issue. हाँ, Face value of shares redeemed 900 into 100 90,000 less ये लाइन क्लियर है? 200 कर रहे थे, फिर less amount available for CRR general reserve 29,000 minus 10,000 equal to outer column है 19,000। ये मैंने क्यों लिखा है ऐसा? क्योंकि पहले मैं क्या कर रहा हूँ, सुनिएगा। पहले मैं क्या कर रहा हूँ, अपने फंड में देख ले रहा हूँ कि मेरे फंड में कितना पैसा है। फंड वाला पैसा लेके हम लोग CRR बना लेंगे और जितना पैसा कम पड़ेगा उतने का शेयर इशू, समझ रहे हैं। अब इसमें तुम देखो, जनरल रिजर्व में मेरे पास सम्स में दिया हुआ था 29,000, लेकिन सम्स में नीचे एक लाइन लिखा था कि जनरल रिजर्व में आपको 10,000 रुपये मेंटेन करना है। 10,000 छोड़ के ही निकालोगे ना, कितना निकाले हम लोग? 90,000। अब दूसरा फंड हमारे पास है PL अकाउंट, PL से निकाल लेंगे। लेकिन यहाँ देखो बोर्ड पे PL अकाउंट में आपके सम्स में दिया हुआ 22,000, लेकिन एसेट बेचे थे तो 2,000 का लॉस एडजस्ट किए थे और प्रीमियम एडजस्ट करने के लिए 18,000 निकाल लिए थे। देखा, प्रीमियम एडजस्ट करने के लिए 18,000 निकाले थे। तो ये दोनों पैसा तो निकल चुका है ना, तो अब कितना बचा होगा PL में? 2,000। दैट मीन्स हम लोग CRR बनाने के लिए 19 और 2 21,000 ही ले सकते हैं। अब 90,000 में 21,000 का आप फंड से ले लोगे तो बाकी बचा कितना? 69,000। दैट मीन्स 69,000 का हम लोग शेयर इशू कर सकते। एक शेयर का दाम है 10 रुपया, 69,000 को 10 से डिवाइड करोगे 6,900 शेयर आएगा। क्लियर है? अब आपको इसमें तो दोनों बात पता चल गई ना, कितने का CRR बनाना है और कितने का शेयर इशू करना है। तो ये दोनों एंट्री आप कर लीजिए। अच्छा, सम्स का लास्ट लाइन एक बार कोई देख लेना, जो शेयर इशू हुआ है वो प्रीमियम में तो नहीं हुआ है ना? तो शेयर इशू की नॉर्मल एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, है ना। कितना शेयर इशू कर रहे हो तुम? 6,900 10 रुपया करके, है ना। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। सेम अमाउंट ट्रांसफर होगा जितना एप्लीकेशन में आया है, ठीक है।
एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर। शेयर इश्यू हो गया, सीआरआर क्रिएट कर दें। सीआरआर के लिए कहाँ से पैसा लिए हो? दो फंड से, प्रॉफिट एंड लॉस जनरल रिजर्व जनरल रिजर्व से कितना लिए हो? 19,000। जनरल रिजर्व से हम लोग लिए 19,000 और प्रॉफिट एंड लॉस से हम लोग लिए हैं 2,000 और टोटल 21,000 का क्रिएट हो गया है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट 21,000 being CRR created for the purpose of redemption. CRR created for the purpose of redemption. ठीक है? और लास्ट पे एक पेमेंट की एंट्री आप कर देंगे। तो पेमेंट की एंट्री क्या होती है? रेफरेंस होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। ओके, तो स्पेस दिख नहीं रहा होगा आपको, एंट्री याद है तो लिख लीजिए। क्या एंट्री है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। प्रेफरेंस शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना पेमेंट करोगे? 50 शेयर को काट के। हाँ, तो 900 शेयर था ना, हम लोग 850 शेयर का पेमेंट करेंगे। 850 शेयर्स पे कितने रुपए के हिसाब से? 120 के हिसाब। 1,02,000 आएगा शायद, है ना? और नरेशन लिख दीजिएगा, बीइंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर पे ऑफ। ये हो गई हमारी सारी एंट्रीज कंप्लीट और नोट भी आप समझ गए हो वर्किंग, है ना? अब इसमें बोला हम लोगों को बैलेंस शीट बनाने, थोड़ा उसके ऊपर भी हम लोग चर्चा कर लेंगे। ठंड लग रहा है क्या? हाँ सर, बंद कीजिए। ठीक है, देखो अगर हो जाए तो सही है, नहीं होगा तो छोड़ दो। अच्छा लग रहा है, ठीक है। देखिए अब थोड़ा बैलेंस शीट समझ लेते हैं भाई। बैलेंस शीट उतना टफ नहीं है, आप लोग भी कर सकते हो। थोड़ा सा डिस्कशन में दे देता हूँ, सुनना। हमने पहले इसके लिए एक नोट्स बना लिया, क्योंकि बैलेंस शीट के लिए भी तो नोट ऑफ अकाउंट बनता है। तो यहाँ देखोगे आप, पहला जो नोट बनाए हैं नोट्स टू अकाउंट, ये बैलेंस शीट के लिए है। शेयर कैपिटल, ऑथोराइज कैपिटल में कोई छेड़छाड़ नहीं होती, इसलिए ऑथोराइज कैपिटल जो सम्स में दिया हुआ था सेम वही लिखा गया। ठीक है, 15,000 इक्विटी शेयर था और 1,000 प्रेफरेंस शेयर था। ऑथोराइज फिक्स है, लिख दिए। चेंजेस किस में होता है? इशू, सब्सक्राइब एंड पेड अप कैपिटल, तो उसमें किए हैं। इशू, सब्सक्राइब एंड पेड अप कैपिटल सम्स में लिखा था, सम्स में दिया था कि हमारा 10,000 इक्विटी शेयर इशू किया हुआ है, समझ रहे हैं? और हमने इस प्रोसेस के लिए और कितना शेयर इशू किया? 6,900 लिखा। टोटल हमने यहाँ पर कितना लिखा? 16,900 इक्विटी शेयर ऑफ। क्लियर है? 1,69,000। फिर से रिपीट कीजिए। 10,000 शेयर सम्स में दिया हुआ था, देख लीजिए अगर डाउट है तो। सम्स में दिया था कि हमारा इशूड शेयर्स कितना है नीचे नोट में? 10,000 शेयर्स, और हमने रिडेम्पशन पर्पस के लिए 6,900 नया शेयर इशू किया, समझ रहे हैं? तो हमारा नंबर
नंबर ऑफ शेयर इशू कितना होगा टोटल 16,900 और 10 रुपया ईच करके है तो टोटल 1,69,000। प्रेफरेंस शेयर के बारे में सोच लो, 1000 प्रेफरेंस शेयर था, 900 शेयर तुम रिडीम कर दिए। रिडेम्पशन मतलब क्या है, कैंसिल हो गया वो, तो आपके पास अब बचा कितना, वो 100 शेयर जिस पर 20 रुपया करके नहीं मिला, याद है? तो 100 शेयर 100 रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स लिए ऑफ ₹100 ईच, लेकिन 20 रुपया करके ये मिला नहीं था, फॉल्स इन एरिया था, तो लिखे ₹80 पेड अप। कितना 8000। तो टोटल हमारा जो शेयर कैपिटल निकल कर आया कितना 1,77,000। जब आप बैलेंस शीट बनाओगे तो बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल ये वाला लिखोगे, इशू सब्सक्राइब पेड अप वाला डायरेक्ट कितना 1,77,000। ठीक है। अगर हम लोग एक बार ओरली ऐसे लिख कर देखें कि हमारा बैलेंस शीट मिलता है कि नहीं, तो आप देखिएगा फिर जैसे सम्स में फॉर्मेट है ना, वही फॉर्मेट को फॉलो करके आप बना सकते हो। एक बार हम लोग ऐसे रफली लिख के देखते हैं। हाँ, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ शेयर कैपिटल हमारा कितना निकला 1,77,000। ठीक है। रिजर्व एंड सरप्लस का देखो, अच्छा रेट वाला ही दिख रहा है क्या? ओके। और रिजर्व एंड सरप्लस में यहाँ देखिए, रिजर्व एंड सरप्लस में जनरल रिजर्व में तो वो बोला ही था कि आपको रखना है कितना 10,000, तो 10,000 रखे हैं। और एक नया रिजर्व बन गया, पीएल तो पूरा खत्म हो गया, यूज कर लिए थे, लेकिन एक नया रिजर्व बना ना, कितने का? सीआरआर 21,000 का। तो टोटल रिजर्व एंड सरप्लस हम लोगों का कितना हो जाएगा 31,000। ठीक है। अब सम्स में एक बार देखकर बताओ, एक लायबिलिटी और था लास्ट में शायद ट्रेड पेएबल, कितने का 21,000 मिला? ट्रेड पेएबल दिया हुआ है सम्स में 21,000, उसमें तो कोई चेंजेस हुआ नहीं था, तो वो एज यूजुअल लिख देंगे। और कोई नया लायबिलिटी भी आया है, नया कोई लायबिलिटी इस प्रोसेस में तैयार हुआ था? हुआ है 50 वाला। हाँ, जो शेयर होल्डर को अभी तक तुम पैसा नहीं दिए हो, जो मिल नहीं रहा है, वो तो तुम्हारी जिम्मेदारी है, कंपनी की जिम्मेदारी है, जैसे ही वो आएगा आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो 50 शेयर्स पे 120 रुपए के हिसाब से कितना होगा 12 पंजे 60, 6,000। ये आपका होगा लायबिलिटी। ठीक है। कितना 2,35,000। कोई बता रहा है 2,35,000, आप लोग भी देख लेना 235 है ना। अब आते हैं एसेट में। एसेट्स में एक बार सोचिए, आपके पास फिक्स एसेट सम्स में कितने का दिया हुआ है? सम्स में से देख के बोलिएगा। 1,30,000 है क्या? अच्छा 130 है ना फिक्स एसेट। टेंजिबल बोले या आप जब लिखोगे ना, तो ये तो थोड़ा सा पुराना लाइन लिखा है, फिक्स एसेट टेंजिबल एसेट। आप क्या हेडिंग देकर लिखोगे? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। समझ रहे हैं? आपको नए वाले बैलेंस शीट में दिखेगा प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट, वो वर्ड लिखोगे, समझे? उसके अंदर ये लिखना है, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा 1,30,000 लिखा है ना, उसमें से सम्स में लिखा था कि 20,000 का एसेट आप बेच दिए हो, तो अब आपके पास बचा कितना होगा 1,10,000। क्लियर है ये लाइन? तो नहीं सुने उनको फिर से बोल दूं, फिक्स एसेट्स 130 दिया था, 20 का हमने बेच दिया, तो 1,10,000 लिखा। क्लियर है? उसके बाद और एसेट में देखो क्या एसेट है, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट कितने का है? 30,000। उसमें तो कोई चेंजेस नहीं हुआ, तो वो हमारा रहेगा 30,000 का। और नीचे देखिए इन्वेंट्रीज होगा कितने का 20,000 का। ट्रेड रिसीवेबल है कितने का 50 का। और होल्ड करना कैश में तो चेंजेस हुआ है, इन्वेंट्री में चेंज नहीं हुआ था, ट्रेड रिसीवेबल में कोई चर्चा हुई थी सम्स में नहीं, तो इसका मतलब वो एज यूजुअल है। लेकिन बैंक और कैश तो चेंज हुआ है, बहुत सारे पैसे आए हैं, बहुत सारे पैसे गए हैं, तो उसके लिए आपको एक नोट बनाना चाहिए। देखिएगा यहाँ पर नंबर 3 में लिख रहा हूँ, इसको हम लोग दिखाते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के नाम से। किस नाम से? कैश एंड
इसमें आप हमको बताओ ओपनिंग बैलेंस मतलब बैलेंस शीट में कितना दिया हुआ है? 40,000। 40,000। और तुम्हारे पास पैसे आए भी थे? कहाँ से? शेयर इशू पर हाँ, शेयर इशू से पैसा आया था तुम्हारे पास कितना? 69,000। और एक एसेट बेच के हाँ, और हम लोगों ने एक एसेट सोल्ड भी किया था तो वहां से भी पैसा आया था। कितना आया था? 18,000। 18,000। इन सबको जोड़ दीजिए। 6 7 10 10 1 11 1 12 1 27 आ रहा है क्या? जी सर। हम्म? जी सर। और हमने पेमेंट किया है, पेमेंट किया ना इसको प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। पेमेंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर कितना पेमेंट किया है? 1,02,000 लास्ट वाली एंट्री। तो आपके पास फाइनली बचा कितना? 25,000। ये लाइन नहीं दिख रहा होगा तो मैं बोल दूं भाई ये फाइनली कैश में मेरा बच रहा है कितना सारा जोड़ घटा के 25,000। वो 25,000 हम यहाँ पर लिख के देखें ये टोटल कितना आ रहा है आपका? 2,35,000। 235। देख लीजिएगा आप लोग बैलेंस शीट तो मैच कर गया है लेकिन इसको आपको फॉर्मेट में सजा के लिख देना है। समझ रहे हैं? ओके, तो मेरे हिसाब से अमाउंट कैलकुलेशन एंट्री सारी समझ में आई होगी। एक बार घर जाके इसको रिवीजन कर लीजिएगा। थैंक यू।